नमस्कार, मैं अजय कुमार। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कह रहे हैं कि कांग्रेस दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों में बांट देती है। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के हक पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। झूठे तथ्य, तर्क और नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शैली में हिंदू धर्म की पिछड़ी जातियों, दलितों और मुसलमानों में दरार डालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के भाषण बता रहे हैं कि भाजपा अपनी इसी बुनियादी विचार पर काम कर रही है कि समाज में मौजूद विभाजन की रेखाओं को बहुत ज़्यादा तीखा कर अपने लिए गोलबंदी का रास्ता तैयार करना है। उनकी चुनावी राजनीति मुसलमानों के बिना संभव होती दिखती नहीं लगती है। एक तरह से समझिए तो अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और मुसलमानों की जिस बहुजन एकता को हिंदू बहुसंख्यकवाद के खिलाफ रखकर पेश किया जाता है, उसमें नरेंद्र मोदी सच को तोड़ मरोड़ कर बोलकर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम यह समझते हैं कि मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण के मामले में नरेंद्र मोदी का झूठा दावा क्या है और उसका सच क्या है। क्या मुस्लिम धर्म के भीतर जाति प्रथा है या नहीं। साथ में इस पर भी बात करेंगे कि पिछड़ा वर्ग, दलित और मुसलमानों के बीच दरार डालने के पीछे नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में चुनावी भाषण देते हुए कहा कि इस देश का जब संविधान बना था तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घनघोर विरोध हुआ था ताकि हमारे SC, ST और OBC समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। मगर कांग्रेस बाबा साहब की संविधान के खिलाफ जाकर के धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देती है। अब यह बात पूरी तरह से झूठ है। नरेंद्र मोदी जिसे विरोध कह रहे हैं, संविधान सभा की भाषा में कहा जाए तो उसे संवाद कहा जाएगा। सहमति, असहमति और सार्थक बहस के जरिए सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने की यात्रा कहा जाएगा। संभव है कि नरेंद्र मोदी जिस राजनीतिक संस्कृति से आते हैं उस राजनीतिक संस्कृति में सब कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, इसलिए वह इस बात को ना समझ पाएं। मगर हकीकत यह है कि भारत के संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के हर एक प्रावधान पर बहुत लंबी लंबी सार्थक बहस की है, तब जाकर के हर एक प्रावधान बना है। इसे विरोध वही कहेगा जो संविधान की आत्मा के साथ अपनी आत्मा को नहीं जोड़ पाता है। अगर आप संविधान को उठाकर पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भारत में आरक्षण का प्रावधान धर्म और जाति के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर किया गया है। मतलब अगर नरेंद्र मोदी यह बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है, तो यह बात पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से झूठी है। आर्टिकल 15 और 16 का निचोड़ बताता है कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए की गई है। अगर आर्टिकल 15 और 16 में मौजूद सभी उप प्रावधानों को निचोड़ कर पढ़ा जाए तो बात यह निकलती है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच में धर्म, नस्ल, जाति, वंश, निवास स्थान, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। मगर राज्य नागरिकों के किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में, ध्यान से पढ़िए, किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य की राय में राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यहां पर जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन यानी पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल किया गया है, इसी के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है। इसी के आधार पर केंद्र और कई राज्य की शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मुसलमानों के कुछ खास समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है, OBC की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन यानी नागरिकों के पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण है, संविधान सभा में तमाम बहस के बाद अंबेडकर ने इस वर्गीकरण को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में रखा था, जिसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था निकलती है। मतलब नरेंद्र मोदी केवल अपनी भाषा में ही झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अपनी मंशा में भी झूठ बोल रहे हैं। भारत का संविधान और बाबा साहब अंबेडकर की राय दोनों यही बातें कहती हैं कि भारत में जो भी राज्य की राय में राज्य की अधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में
पिछड़ा वर्ग में शामिल होगा वह आरक्षण का अधिकारी होगा। इसी आधार पर केरल के पूरे मुस्लिम समुदाय को सरकारी नौकरियों में 10% ओबीसी रिजर्वेशन मिला है और शैक्षणिक संस्थानों में 8% ओबीसी रिजर्वेशन केरल राज्य ने दिया है। तमिलनाडु में मुस्लिमों की जितनी आबादी है उसमें से 95% आबादी को ओबीसी रिजर्वेशन मिला है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के भीतर कुछ मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मिला है। तब से लेकर ओबीसी अब तक, मतलब साल 2023 के में जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ था उससे पहले तक मिल रहा था, लेकिन साल 2023 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से पहले वहां पर भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार ने चुनावी बंटवारा करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमानों को मिलने वाले ओबीसी रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर कह करके खारिज कर दिया। अब जब कर्नाटक में कांग्रेस जीत कर आई है तो अभी कुछ दिन हुआ या कल ही परसों की बात है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़ेपन के आधार पर 4% ओबीसी रिजर्वेशन फिर से मुसलमानों को दे दिया है। नरेंद्र मोदी जब इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस वाले दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों में बांट देते हैं, तो यह बात किसी ऐसे व्यक्ति की जुबान से कही हुई बात लगती है जो आरक्षण की व्यवस्था के बारे में कोई समझ नहीं रखता है। मगर नरेंद्र मोदी पर यह बात लागू नहीं होती है। नरेंद्र मोदी को सब कुछ पता है। वह जानबूझकर इसलिए ये सारी बातें करते हैं ताकि पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों में एक तरह की दरार पैदा की जा सके। इस मसले को बिहार के उदाहरण से समझिए। बिहार में 50% रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। जाति जनगणना हुई, निकलकर यह सामने आया कि बिहार में केवल पिछड़ी जातियों की आबादी, केवल बैकवर्ड क्लास की आबादी 64% के आसपास है। अनुसूचित जाति की आबादी 19% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। मतलब जिन जातियों को आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है उन जातियों की कुल आबादी में हिस्सेदारी बिहार में 84% के आसपास बनती है और आरक्षण का कोटा महज 50% के आसपास है। मतलब कहने की बात यह है कि जितना आरक्षण मिलना चाहिए उससे कम आरक्षण मिल रहा है। पहले से ही इस तरीके से आरक्षण का कोटा बनाया गया है कि जितना हक मिलना चाहिए उतना हक पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति को नहीं मिल रहा है। बिहार की सरकार ने जाति जनगणना कर जब जातियों की आबादी आई तो इस नाइंसाफी को खत्म कर दिया। आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। अति पिछड़े वर्ग को पहले 18% आरक्षण मिलता था, वह 25% हो गया। बैकवर्ड क्लास को 12% मिलता था, वह 16% हो गया। जब अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ा तो इसका मतलब है कि उसमें जो मुस्लिम समुदाय आता है उस वर्ग के भीतर उसका भी आरक्षण बढ़ा। यह बताने का आपको मतलब यह था कि आप यह समझ पाएं कि पिछड़ा वर्ग ऐसा नहीं होता है कि उसमें मुसलमानों को घुसाया गया है, बल्कि मुस्लिम भी पिछड़े वर्ग का हिस्सा हैं। अगर जाति जनगणना और जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से आरक्षण का कोटा 50% की लिमिट से आगे बढ़ेगा तब भारत के पिछड़े वर्ग को उसका हक मिलेगा और पिछड़े वर्ग में जो समूह शामिल है उसका भी कोटा बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मुसलमानों की वजह से पिछड़े वर्ग में किसी समूह का हक मारा जाएगा या किसी जाति समूह की वजह से पिछड़े वर्ग में मौजूद मुसलमानों का हक मारा जाएगा। दिक्कत तब पैदा होती है जब नरेंद्र मोदी जैसे नेता मुसलमानों को अलग अलग रखकर पेश करने की, जब पिछड़ा वर्ग कहते हैं तो यह बताते हैं कि इसमें सब शामिल हैं मगर मुसलमान शामिल नहीं हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पिछड़े वर्ग में अगर मुसलमान आएंगे तो पिछड़े वर्ग का हक मार लिया जाएगा। यह सांप्रदायिक समझ से निकली हुई बातें हैं जिसका इस्तेमाल भाजपा कई सालों से लगातार करते आई है। चुनाव में यह बातें और तेज हो जाती है। अब इस सिलसिले की बुनियादी बात को समझिए। बुनियादी बात यह है कि मुसलमानों के भीतर भी जाति प्रथा होती है। मुसलमानों के कुछ खास समूह के पिछड़ेपन का कारण भी जाति प्रथा है। दलित मुसलमान, पसमंदा मुसलमान का विचार इसी जाति प्रथा की वजह से निकलता है। हाल फिलहाल मुसलमान ओबीसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं मगर उनके भीतर भी जाति प्रथा है, तो पसमंदा मुसलमान भी अनुसूचित जाति की श्रेणी में खुद को शामिल करने की जायज लड़ाई लड़ रहा है। समाज और संस्कृति विश्लेषक प्रोफेसर चंदन श्रीवास्तव इस विषय पर बताते हैं कि कैसे यह समझना बहुत जरूरी है कि मुसलमानों के भीतर जाति प्रथा है। तो वह बताते हैं कि इस्लाम जहां से निकला वह ठीक वैसा ही दूसरे जगह पर नहीं अपनाया गया। यह केवल इस्लाम के साथ नहीं बल्कि हर नए विचार के साथ होता है। हर नया विचार समाज और स्थानीयता को पूरी तरह से खारिज करके नया नहीं बनता, बल्कि अधिकतर हिस्से पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के ही होते हैं। इसलिए अरब से चला इस्लाम ईरान में पहुंचते समय ईरान की पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता
और भारत में आते समय भारत की पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को पूरी तरह से खारिज नहीं कर नया नहीं बन सकता। हर समाज कोरे स्लेट की तरह नहीं होता। ऐसा नहीं है कि नया धर्म आने से पहले से मौजूद रिवाज, ढांचा, परंपरा, मान्यता पूरी तरह से खत्म हो गए और स्लेट पर कुछ नया लिख दिया जाए। भारत पहले से जाति व्यवस्था में रचा हुआ समाज था, इसलिए समानता की बात करने वाला इस्लाम जब भारत पहुंचा तो वह पूरी तरह से ऐसा ढांचा नहीं बन पाया कि पहले से मौजूद भेदभाव खत्म हो जाए। असल में समाज के भीतर जो भी नया होता है उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह पुराने को पूरी तरह से खत्म कर दे। पुराना पूरी तरह से खत्म तभी माना जाता है जब वह लोगों की आदतों से पूरी तरह से निकल जाए और जो नया है वह दिमाग की बजाय आदत और बर्ताव का हिस्सा बन जाए। जैसे मौजूदा समय में संविधान से संचालित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले से मौजूद जाति व्यवस्था गहरे तौर पर ढेरों सारे लोगों के जीवन की आदतों का हिस्सा है। लाख मजबूत तर्क देने के बावजूद भी शादियां अब भी जातियों के भीतर ही होती हैं। इसलिए भारत में जाति व्यवस्था की प्रवृत्तियां केवल हिंदू धर्म के भीतर नहीं बल्कि भारतीय स्थानीयता के भीतर जितने भी धर्म हैं सबके साथ मौजूद है। इस्लाम की मान्यता समानता है, लेकिन समानता का पैमाना यह भी है कि यह देखा जाए कि किसी ढांचे के अंदर अलगाव के बर्ताव होते हैं या नहीं। अगर इस आधार पर देखें तो मुस्लिमों के भीतर जो ऊपर मौजूद तबका है वह खुद को निचले तबके से अलग रखने की कोशिश करता रहता है। भारत में यह केवल इस्लाम के साथ नहीं बल्कि ईसाइयों सहित दूसरे धर्मों के साथ भी है। विकासशील समाज अध्ययन केंद्र से छपी समाज विज्ञान कोष की किताब में समाजशास्त्री योगेश अटल लिखते हैं, जाति व्यवस्था ढांचागत दृष्टि से केवल हिंदुओं में सीमित न होकर के कई समाजों में पाई जाती है। भारत में धर्म परिवर्तन के बावजूद जाति व्यवस्था बरकरार रही। ईसाईयत और इस्लाम अपनाने वाले लोग अब भी अपनी जाति के नाम से जाने जाते हैं। ऊंच नीच का भेदभाव केवल हिंदू समाज तक सीमित नहीं है। सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो हिंदू धर्म के कट्टरता के विरोध में चले गए, उनके भीतर भी जाति व्यवस्था का ढांचा मौजूद है। इस्लाम और ईसाई धर्म के भीतर अंतर्विवाही समूह पाए जाते हैं जो अपने समूह से बाहर विवाह करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। यह बताने का मतलब यह था ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि मुस्लिमों के भीतर भी जाति प्रथा है और जाति प्रथा की वजह से उसके भीतर भी कुछ समुदायों के भीतर पिछड़ापन है। कुछ समुदायों की स्थिति दलितों की तरह है और जो दलित मुसलमान, जो पसमानदा मुसलमान आरक्षण की मांग कर रहे हैं एससी समुदाय के भीतर, उन्हें मिलना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि हिंदू धर्म की पिछड़ी जातियों और मुसलमानों के बीच नरेंद्र मोदी डरार क्यों डाल रहे हैं। दरअसल बात यह है कि भाजपा की हिंदुत्व की बहुसंख्यक राजनीति के खिलाफ गोलबंदी के मामले में जो वैचारिक रूपरेखा अदृश्य तौर पर खड़ी होती है वह बहुजन राजनीति की है। बहुजन राजनीति का मतलब यह है कि जो समाज में बहुसंख्यक हैं मगर छिपे हुए हैं। एक तरह से कहा जाए तो उन लोगों के बीच एकता के सूत्र को बनाना जो समाज में वंचना के शिकार हैं। दलित, पिछड़े, मुस्लिम, इन सबको मिला दिया जाए तो यह भारत की कुल आबादी का 80% से ज़्यादा हिस्सा बनते हैं, मगर इनकी किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूदगी कुल मिलाकर के 20 से 30% से भी ज़्यादा नहीं है। विपक्ष अपने वैचारिक रणनीति में खुद को इनसे जुड़ा हुआ पेश कर रहा है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि विपक्ष को मुसलमानों का रहनुमा बताकर उसकी बहुजन एकता के सपने को तोड़ दिया जाए। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। नरेंद्र मोदी की मुसलमानों के खिलाफ अलगाववादी और अपवर्जी किस्म की विचारधारा भारत के तकदीर को संभालती है या विपक्ष की यह योजना कि वंचितों को जोड़कर आगे बढ़ाना है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।